आवाज आ रही है आप लोगों को? देखिएगा, तो पिछली क्लास में जहां तक हुआ था उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, ये तो मालूम ही है आप लोगों को सबको। और स्टार्ट करते हैं अपन। तो पिछली क्लास के अंदर जो रिलेशन ज्ञात किया था हमने, ठीक है, वो एक बार मैं लिख देता हूँ। हाँ, क्लास स्टार्ट कर दी, एक आध एक मिनट वेट कर लिया पर। ठीक है, तो पिछली क्लास के अंदर जो संबंध आया था, एक बार वो संबंध लिख देते हैं। वो आया था सिग्मा समानुपाती टी की पावर माइनस हाफ। ठीक है, ये संबंध हमें मिला था। अब सुनो, एक बार मैं सिग्मा का रिजल्ट लिख देता हूं। सिग्मा बराबर हमें मिला था कल की क्लास के अंदर एन ई स्क्वायर लेमडा, एन ई स्क्वायर अपॉन लेमडा रूट के अंदर 3 ATM। ये मिला था अपन को सिग्मा, है ना? चेक करना। अब देखो, मैक्सवेल के अनुसार जो लेमडा होता है वो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चेक करो, अगर यहां पर लेमडा का मान टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मैक्सवेल के अनुसार ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो देखो यहां पर जब लेमडा का मान जो भी मैक्सवेल के अनुसार है, अगर वो लिखा जाएगा यहां, अगर वो लिखा जाए, क्या बनता है यहाँ पे चेक करो। तो देखो नीचे तो है टी की पावर हाफ, है ना? और इसका मान अगर 1/t लेते ये कितना हो जाएगा? टी की पावर 3/2 पर लेके जाएंगे। तो इस अवस्था के अंदर आप कह सकते हो डायरेक्ट कि जो सिग्मा है समानुपाती हो जाएगा टी की पावर -3/2। क्योंकि जब आप इसके अंदर लेमडा का मान जो भी होगा पूरा कंप्लीट वैल्यू, उसके अंदर अगर आप 1/t रखोगे तो टी की पावर हाफ टी की पावर 3/2 हो जाएगा। ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? टी की पावर -3/2 हो जाएगा। ठीक है, लिखो इसे, लिखो। ऐसे कैसे? चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने। लिखना, इस अवस्था में ताप बढ़ाने पर, इस अवस्था में ताप बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है। इस अवस्था में ताप बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है। ठीक है, अब एक आध एक सवाल करते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल लिखो, तांबे के एक नमूने में, तांबे के एक नमूने में 500 वोल्ट प्रति मीटर, 2010 में आया वो सवाल है ना। तांबे के एक नमूने में 500 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में, के विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, के विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग 2.17 मीटर पर सेकंड है। 2.17 मीटर पर सेकंड है। तो इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता तथा विश्रांति काल ज्ञात करो। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता तथा विश्रांति काल ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता तथा विश्रांति काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, याद करो। एक तो गतिशीलता जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? म्यू से। और एक विश्रांति काल जिसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला छोटी क्लासों के अंदर भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, कि जो गतिशीलता होती है
का फॉर्मूला कैसे आता है, जो अपवाह वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपातिक होता है। जब इक्वल करते हैं तो ये आता है म्यू ई हो गया, तो म्यू ज्ञात करते हैं तो ये हो जाता है वी डी अपॉन ई। आपको दोनों दे रखा है तो आप क्या कर लो, यहां पर वैल्यू रख लो दोनों की और ज्ञात कर लो। यानी आपको पहले सवाल के अनुसार गतिशीलता ज्ञात करनी है। 2010 में आया वो सवाल है, काफी बार पूछा जाता है। तो म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, तो म्यू बराबर वी डी का मान कितना है 2.17, और ये तो है मीटर पर सेकंड, तो यूनिट भी लिख देता हूं मैं, और ये है 500 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो म्यू का मान हमें मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं आंसर बुक का ही। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में 4.34 गुणा 10 की घात -3। ये मीटर ऊपर जाके मीटर से गुणा हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और वोल्ट इनटू सेकंड आ जाएगा। ये आ गया पहले सवाल का आंसर गतिशीलता का, तो ये आंसर आ गया, देख लो, ये गतिशीलता का। विश्रांति काल का भी ज्ञात कर लेते हैं अपन। चले, ये हो गया गतिशीलता का। विश्रांति काल के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा ये भी सिखाते हैं आप लोगों को। अब देखो विश्रांति काल के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा ये भी सीखो। पहले मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं इसका, ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर म्यू भी आ जाए ना। चेक करो, देखो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है एन क्यू वी, जहां वी क्या होता है, अपवहन वेग होता है बी डी, है ना। अब सुनो, अच्छा जे बराबर होता है सिग्मा ई, ये सब जानते हैं। तो सिग्मा ई बराबर हो जाएगा एन क्यू वी डी। जब वी डी के नीचे इसको ले आओ तो ये एन क्यू वी डी अपॉन ई ये बन गया। सिग्मा बराबर आ गया एन क्यू, और ये हो जाएगा गतिशीलता। ठीक है, अब सुनो, कल की क्लास के अंदर ही हमने एक सिग्मा का फॉर्मूला ज्ञात किया था, और वो सिग्मा का फॉर्मूला था कैलकुलेशन के दौरान, मैं आपको बताता हूं। देखो आप लोगों ने किया होगा डेरिवेशन, तो आपको सिग्मा का फॉर्मूला मिला था एक, इसके अंदर चेक करना, सिग्मा बराबर आया था अपने पास में, इधर ध्यान दो ना, देखो म्यू का मान है ना। अच्छा म्यू क्यू और एन, रुको एक मिनट रुको, इधर अपन को क्या करना है, विश्रांति काल ज्ञात करना है। विश्रांति काल, इसको टो के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सुनो देखो, सुनो सुनो, अच्छा बीडी ज्ञात किया था तो बीडी बराबर क्या आया था चेक करना। बीडी बराबर आया था अपने पास में, ई माइनस में था ई एक्स टो अपॉन एम, ये था भैया। अब सुनो, अच्छा क्यू बराबर माइनस ई रखा था तो पहले तो क्यू लिख देते हैं इसकी जगह। क्यू, इस ई एक्स को इधर भेज दो, ई एक्स को इधर भेजेंगे तो ये आ गया टो बाई एम। ठीक है, और ये होती है गतिशीलता, तो म्यू बराबर कितना आ गया क्यू टो अपॉन एम, यहीं से बन जाएगा तो इसकी जाने की जरूरत नहीं थी। तो टो बराबर आएगा म्यू एम बट्टा क्यू। इस फॉर्मूले से आप क्या ज्ञात करोगे इसके अंदर, इस फॉर्मूले से आप ज्ञात करोगे इसके अंदर विश्रांति काल म्यू एम बटा क्यू से। तो टो बराबर हमने फॉर्मूला दिखाया है म्यू एम बटा क्यू, म्यू जो कि गतिशीलता है, एम बटा, रख दो मान सारे, कैसे रखोगे, तो सुनो म्यू का मान आया है 4.34 गुणा 10 की घात -3, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहां से हमें समय मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। तो लिखो इसके अंदर समय की जगह ये 2.47 इंटू 10 की पावर -15 आएगा।
2.47 इंटू 10⁻⁻15 सेकेंड आएगा। अच्छा एक चीज और, अपन ने जो 3 सवाल करवाए थे ना विशिष्ट ऊष्मा के अंदर, जिसमें दूसरा सवाल था डिबाई ताप वाला, एक बार उसको सोल्व करके चेक करो, उसका आंसर जो लिखवाया था वो नहीं आ रहा। अपन ने डायरेक्ट लिखा था आंसर है ना, वो गलत आ रहा है। एक बार वो चेक करना, वो आंसर गलत आ रहा है। जो अपन ने डिबाई ताप वाला फॉर्मूला करवाया था ना, 3 फॉर्म सवाल कराए थे, एक तो हीरे की आइंस्टीन वाला ताप वाला 1450 केल्विन दे रखा था, और एक जो सेकंड नंबर का सवाल करवाया था ना, उसका आंसर एक बार चेक करो, वो गलत अपन ने डायरेक्ट लिखा था, सोल्व नहीं किया था उसे। आज ऑफलाइन क्लास में जब उसे सोल्व किया था तो आंसर अलग ही आ रहा था ना, करवाया था तब ना। एक बार उसको सोल्व करके मुझे आंसर बताओ उसका कितना आएगा, जल्दी से फटाफट कैलकुलेटर लगा के फटाफट सोल्व करके बताओ, जो आंसर लिखवा देंगे ताकि आप उसको करेक्ट कर लो। सेकंड नंबर का सवाल था, सेकंड नंबर डिबाई ताप वाला, चेक करो, 3 सवाल करवाए थे उसके अंदर। हाँ 43.15 केल्विन वो गलत आंसर है ना, एक बार सोल्व करो, देखो कुछ 270 73 कुछ ऐसा बता रहे थे बच्चे। करना देखो उसे सोल्व। एक बार डायरेक्ट आंसर लिखे तो चेक कर लिया करो, क्योंकि बुक्स में आंसर गलत होते हैं। जल्दी से कोई चेक करके बता दो, उसका आंसर लिखवा देंगे। दो सौ इकहत्तर पॉइंट आ रहा है कुछ, है ना? 271 पॉइंट कुछ। 271.03 है ना? देखो उसको सही कर लेना, 271.03 था उसमें आंसर, है ना? जैसा भी आ रहा है तो ये आंसर है सवाल के अंदर। चलो अगला सवाल लिखो इसके अंदर। ये अच्छा सवाल है, 2016 में आया हुआ है। अब जो करवा रहे हैं वो 2016 में आया हुआ है। लिखो, चांदी का परमाणु भार, चांदी का परमाणु भार ये दे रखा है आपको 108। चांदी का परमाणु भार 108, वह घनत्व, वह घनत्व ये आपको दे रखा है 10.5 इंटू 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। 2016 में आया हुआ है ना? तथा इसकी चालकता, तथा इसकी चालकता, चालकता भी दे रखी है 27 डिग्री सेल्सियस पर। तथा इसकी चालकता 27 डिग्री सेल्सियस पर
ये दे रखी है 7 × 10⁻7 मोह प्रति मीटर। टेम्परेचर भी दे रखा है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। चलो, यदि चांदी का एक परमाणु केवल एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, यदि चांदी का एक परमाणु केवल एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, तो चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता तथा संघट्य काल ज्ञात करो। संघट्य काल को विश्रांति काल ही कहते हैं ना। संघट्य काल ज्ञात करो। संघट्य काल ज्ञात करो, ऐसे पूछा गया था ना। ठीक है, तो सुनो, हमें इसके अंदर एक तो गतिशीलता ज्ञात करनी है। ओके, अब देखो, अभी हमने जस्ट देखा था, यहां एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, सिग्मा और क्यू का कुछ करके इस तरीके से, ये रखा ना, ये फॉर्मूला काम आएगा। अच्छा सुनो, गतिशीलता ज्ञात करवा रहा है, सिग्मा दे रखा है, क्यू का मान रख देंगे अपन, और एन की बात कर रहा है, तो हमें एन ज्ञात करना है। पहले तो एन होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणुओं की संख्या। तो चांदी के एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो, ये है एन। तो ये होता है आवोगाद्रो संख्या बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होगा यहां पर, सुनो देखो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सुनो देखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यहां पर इधर ध्यान देना। ठीक है, घनत्व दे रखा है, एक सेकंड कन्वर्ट कर, ये हो जाएगा आपके पास में आयतन बराबर कितना हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। ठीक है, और 1 आयतन की बात करें तो ये हो जाएगा घनत्व बटा आयतन, सॉरी घनत्व बटा द्रव्यमान। यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एन ए बराबर रो अपॉन एम भी लिख सकते। ठीक है, अब सुनो, के बाद में सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है। तो एन बराबर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ये तो 6.02 इंटू 10⁻26 हो जाएगा। रो आपको दे रखा है 10.5 × 10⁻3, और इधर आएगा आपके पास में 108। तो ये आएगा आपके पास में एन का मान। इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले एन का मान आएगा, तो एकांक आयतन में है तो यूनिट तो हो जाएगा प्रति मीटर क्यूब, एन का मान आ जाएगा। अब आपसे पूछा है सवाल वाले ने, पहला सवाल गतिशीलता का, पहला सवाल गतिशीलता ज्ञात करनी है ना, गतिशीलता, जिसको आप म्यू से लिखते हो। अच्छा सुनो, जो विद्युत चालकता होती है, अभी एक संबंध ज्ञात किया है हमने, वो सिग्मा बराबर एन क्यू, ये भी ज्ञात किया था, सिग्मा बराबर एन क्यू म्यू। यहां से म्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा बट्टा एन क्यू। तो आप सबसे पहले एन ज्ञात करोगे, सिग्मा आप लोगों को दे रखा है, क्यू का मान रख दोगे 1.6 इंटू 10⁻19, तो गतिशीलता आ जाएगी। ठीक है, उतारो, पहला काम करना है, इसके अंदर हमें इसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। फटाफट एन का मान ज्ञात करके बताओ कितना आएगा।
ये आंसर आएगा, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर 5.85 10⁻28। तो तुम 10 की पावर कितना रख रहे हो? 26 लिखना है, 23 नहीं लिखना। देखो, तो पर ग्राम होता है, ठीक है ना? 6.02 इंटू 10⁻26 केजी मोल के अंदर लिखा है, प्रति केजी मोल है, ठीक है? केवल प्रति मोल नहीं लिखा मैंने, ठीक है ना? ठीक है, केजी मोल के अंदर लिखा है ना, प्रति केजी मोल है वो ना, 10⁻26 लगेगा। क्योंकि सारी चीजें हमें ये भी केजी प्रति मीटर क्यूब के अंदर दे रखा है ना, इस ग्राम के अंदर नहीं लिखना अपन को, ग्राम के अंदर नहीं लिखना ना, तो ग्राम के अंदर होता है ना, तब जाके 10⁻23 लिखना। चलो, म्यू ज्ञात करके बताओ, म्यू कितना आएगा? ठीक है, गलती मत करना, ये ना ध्यान रखना ना, 10⁻26 लगेगा ना। जल्दी करो। ठीक है, तो सॉल्व करो, देखो कितना आएगा ये। सिग्मा का मान रख देना 7 गुणा 10⁻7, एन का मान 5.85 इंटू 10⁻28 और 1.6 इंटू 10⁻−9। ठीक है, मैं रखता हूँ मान, तो चलो। तो म्यू बराबर सिग्मा दिया है, ये आया है 5.85 इंटू 10⁻28 और क्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। तो म्यू बराबर, इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा ये?
यही हूँ, कहीं नहीं गया, कहाँ जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो। अच्छा, इसको सोल्व किया क्या किसी ने? तो सोल्व ही नहीं करते यार, वेट करते रहते हो कि मैं ही कर दूं सोल्व। सीधा आंसर लिख देता हूँ, लेकिन एक बार आंसर चेक करना जरूरी है ना, क्योंकि अभी जैसे वो सवाल के अंदर मिस्टेक थी आंसर में। ऑफलाइन वाले तो फटाफट सोल्व कर करके भेज देते हैं आंसर, ऑफलाइन क्लास में तुरंत बता देते हैं इतना आएगा। 133.71 थोड़ी आएगा, ऐसा आंसर भी नहीं आएगा ना। ठीक है, अब आपको संघट्य काल एक प्रकार से विश्रांति काल की ज्ञात करना है। तो पीछे वाला सवाल किया था ना, उसके अंदर फॉर्मूला लगा था म्यू एम अपॉन क्यू ना। एक बार चेक कर लो ये सही है ना, रख दो सारे मान इसके अंदर। ये पूछा हुआ सवाल है ना, कुछ भी नहीं, बहुत सीधा सा सवाल है। दोनों सवाल सेम ही है, दोनों पूछे गए हैं। एक के अंदर आपको विद्युत क्षेत्र अपवावेग दे रखा है, वहां से गतिशीलता ज्ञात करके ज्ञात कर लो विश्रांति काल। और एक के अंदर आपको क्या करना है, ठीक है, ये टो ज्ञात कर लो यहां से ना। सवाल करना जरूरी है, सवाल सॉलिड में हर यूनिट में से एक न्यूमेरिकल आएगा, और संख्या होती है सॉलिड के अंदर न्यूमेरिकल की कम। ठीक है ना, ज्यादा संख्या में नहीं होते सॉलिड के अंदर न्यूमेरिकल, देंगे आपसे। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, ये चेक कर लेना ना, अगर इनमें कोई गलती हो तो मुझे बता देना ना। ठीक है, मैं अगला सवाल लिखवाता हूँ ना। अगला सवाल लिखो, इसमें कोई 3-4 सवाल है बस इस पर आधारित। चलो 2009 का सवाल भी लिख लो, 2009 में आया हुआ। जो सवाल आ जाते हैं ना वो रिपीट जल्दी होते हैं ना, 2009 में आया हुआ लिखना। तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्करों का, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्करों का माध्य मुक्त पथ ज्ञात करो, माध्य मुक्त पथ ज्ञात करो। जबकि, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर ओम इंटू मीटर। ठीक है, अपवाह वेग बी डी बराबर, जो न्यूमेरिकल करके जाता है उसका पेपर अच्छा होता है, एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन आपसे लैम्डा पूछा है। हाँ, जो भी है ना कर लो आपसे, लैम्डा इसने पूछा है। अब आपका काम है सबसे पहले, यहाँ जो औसत मुक्त पथ है उसका मैं फॉर्मूला लिख रखा हूं ना, आपका काम है मुझे ये बताना
कि ये फॉर्मूला आया कैसे ना। माध्य मुक्त पथ है ना, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं जो इन्होंने यूज किया है। आपका काम है ये बताना कि ये फॉर्मूला लिखा कैसे है। ठीक है, फॉर्मूला तो ये यूज में आएगा, इसके अंदर मान रखना है। ठीक है, और मुझे आप लोग ये बताओगे कि ये फॉर्मूला आप मतलब कि ये लिखा है तो कैसे लिखा गया है ना, बताना कंपलसरी है। लगाओ दिमाग, घिसो दिमाग। टॉपिक पढ़ा दिया पूरा। अब आपको ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। औसत पथ का ये फॉर्मूला आया किस तरीके से, ये फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होगा। टॉपिक पढ़ लिया आपने पूरा, बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को पता होंगे। विशिष्ट अवरोध प्रतिरोधकता है जो चालकता का व्युत्क्रम होती है ना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता होती है जो चालकता का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, इसके अंदर मान रखो और इसको सोल्व करो। ठीक है, ट्राई करना इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला मुझे याद करके बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही कैसे आया है ये फॉर्मूला। अच्छा देखो, औसत पथ है ना, तो औसत पथ है तो आपको पता है दूरी है। दूरी बराबर होता है वेग का किससे गुणा करना है आपको, समय से। तो वेग अपवहन वेग लिया है इसने vd, और समय विश्रांति काल लिया है, तो vd का विश्रांति काल से गुणा कर दो, आ जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है रो, एक प्रकार से प्रतिरोधकता, ये क्या है, चालकता की व्युत्क्रम होती है, रो इक्वल टू 1/सिग्मा होता है। बन जाएगा ये फॉर्मूला ना, बना लेना। आपको सारी चीजें दे रखी है, और आप तो एग्जाम के पर्पज से तो केवल फॉर्मूले याद करके ही जाना ना। लैम्डा का ये होता है, तीन ही फॉर्मूले काम आते हैं विश्रांति काल का, एक आता है गतिशीलता का, एक आता है माध्य मुक्त पथ का। ये तीनों फॉर्मूले रट लेना। और ये दे रखा है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का। ये तीनों सवाल आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। तो मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, 480 एंगस्ट्रोम। नहीं, यहाँ पे जो हमको दे रखा है होता तो VRMS ही है ना, अब √3 kT/m, पर हमको यहाँ पर वो नहीं दे रखा ना, हमको तो यहाँ पर क्या दे रखा है, अपवाह वेग दे रखा है। तो आपको यहाँ पर फिर क्या यूज करना पड़ेगा, अपवाह वेग वाला ही फॉर्मूला, सॉरी अपवाह वेग ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 480 एंगस्ट्रोम आएगा। एक एंगस्ट्रोम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं ना। ठीक है, उतारो इसे। ये यूनिट वीक के लास्ट तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, मैं बता दूं, एक तो जालक की विशिष्ट ऊष्मा बस्ती है, एक इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता बस्ती है, एक विद्यमान फ्रॉन्ज नियम है,
और 3 टॉपिक तो ये हैं इसके अंदर। एक होल प्रभाव है, वो देखना पड़ेगा यूनिट सेकंड के अंदर आता है या थर्ड के अंदर आता है। सेकंड में भी है उसका पार्ट और थर्ड के अंदर भी है। थर्ड के अंदर भी है, वो उतना पार्ट थर्ड के अंदर करेंगे, सेकंड वाला पार्ट सेकंड के अंदर करेंगे, या होल प्रभाव पूरा एक साथ ही करवा देंगे। ठीक है, बस यही है, हो जाएगा इस वीक के लास्ट तक। फोनोन और फोनोन की अभिधारणा, ये तो शायद रिकॉर्ड वाली क्लास दी थी उसके अंदर आ गया होगा ना, आज ऑफलाइन के अंदर पढ़ाया था फोनोन और फोनोन की अभिधारणा, तो वो तो रिकॉर्ड वाली क्लास के अंदर आ गया होगा। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नया टॉपिक नई क्लास से कल से ही लगाएंगे।